हेलो एवरीवन, मैं हूं चंदन। आप देख रहे हैं चंदन टिक। स्वागत है इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है जो अभी स्टार्ट हुआ है। जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस क्या होता है, इस अध्याय में हम जानेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ लिया था, वहीं से आगे स्टार्ट होता है कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। देखिए, लाइफ प्रोसेस वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यहाँ देखिए, जैव मतलब होता है सजीव, लाइफ जीवन होता है। ठीक है, तो एक सजीव के लिए हम लोग सगेशन करते हैं लाइफ को, और प्रोसेस मतलब प्रोसेसेस कितनी क्रियाएं होती हैं, कितने क्रम होते हैं, कितने प्रक्रम होते हैं, के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस क्या होता है कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अनुरक्षण क्या होता है। ठीक है, अनुरक्षण, तो जैसा कि ये कहा जा रहा है किसके लिए, सजीव के लिए, तो सजीव का शरीर जो है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है। कोई एक कोशिका का होता है, कोई बहु कोशिका का होता है। ठीक है, तो इन कोशिकाओं को चलाने के लिए, उनको मरम्मत करने के लिए, सही ढंग से कार्य करने के लिए अनुरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर कोई मनुष्य है, उसे चोट लग जाती है, कहीं खरोंच लग जाती है, तो अपने आप ही शरीर क्या करता है, ठीक कर देता है। अपने प्रोसेस से वो शरीर अपने को ठीक कर देता है। किसके कारण, अनुरक्षण से। ठीक है, तो ये अनुरक्षण शब्द का तात्पर्य यहाँ से है। अब हम समझेंगे कि यहाँ से देखिए, ये है जैव प्रक्रम। ठीक है, तो प्रोसेस कितने होते हैं जैव प्रक्रम के, लाइफ प्रोसेस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। देखिए, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण, वृद्धि, गति, प्रजनन। ठीक है, यानी पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, इन सभी में से कुछ कुछ क्रियाएं उन सजीवों में देखने को मिलती है। अगर कोई शरीर है या कोई सजीव है, उसमें पोषण होगा। पोषण तो सभी में होगा। ठीक है, अगर किसी में पोषण होगा तो श्वसन होगा, श्वसन होगा तो परिवहन होगा, उत्सर्जन होगा, नियंत्रण होगा, वृद्धि होगा, गति होगा और प्रजनन होगा। अब यहाँ देखिए कि हम इन सभी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं कि पोषण क्या होता है। तो देखिए, पोषण क्या होता है कि जो हम भोजन करते हैं, शरीर हमारा उसे पचाता है, उत्सर्जन करता है, और उसके बाद जो ऊर्जा बनती है वे सारे कोशिकाओं को पहुंचाता है। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो ह्यूमन बॉडी है, शरीर है, ये लगभग 7 ट्रिलियन सेल्स की बनी होती हैं, छोटे छोटे सेल्स की बनी हुई हैं, जो ये शरीर दिखता है। ठीक है, मज़ेदार बात यह है कि ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये वैसे ही श्वसन प्रजनन करती हैं जैसे कि ये पूरा शरीर करता है। तो समझेंगे कि पोषण क्या होता है। तो पोषण हमने समझ लिया। ठीक है, कि शरीर को मरम्मत के लिए और अपने दिनचर्या को काम करने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम सोए रहते हैं तब भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। चलते हैं, किसी से बात करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर उसे जैसे ही मुंह से अंदर करते हैं, वैसे ही यहाँ लार मिलता है, कुछ मिलाता है, पाचन करता है, फिर गले के माध्यम से पेट में जाता है, अमाशय में जाता है, अमाशय में कुछ एंजाइम्स स्लाइड मिल के, एसिड मिल के उसे पचाते हैं,
उसके बाद पाचन क्रिया के पश्चात धीरे धीरे उत्सर्जन करते हैं और इस पाचन के फलस्वरूप जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वही ऊर्जा हम अपने शरीर को मेंटेन करने में, अनुरक्षण करने में करते हैं। श्वसन देखिए, अब श्वसन हमने तो ये पोषण कर लिया, हमने खाना खा लिया, तो खाना खा लिया तो इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारे छोटे छोटे जितने 7 ट्रिलियन जो कोशिका है, क्या उन्होंने भी भोजन कर लिया, खा लिया? नहीं। जब हम भोजन करते हैं, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना है कि अगर कोई एक कोशिकीय जीव है तो वो कहीं भी उसे रख दिया जाए और उसके चारों तरफ भोज्य पदार्थ हो तो वो ग्रहण कर लेगा। लेकिन ये जो ह्यूमन बॉडी है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, त्वचाओं से घिरा हुआ है और कोशिका के अंदर कोशिका, कोशिका के बीच कोशिका इधर उधर चिपके हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं और जिससे शरीर का निर्माण हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो पाचन तो हो जाता है, उससे एनर्जी तो मिल जाती है, ग्लूकोज के रूप में वो तैयार हो जाता है, लेकिन रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो श्वसन क्रिया होती है, श्वसन, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और फिर फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा से ऑक्सीजन छन के फिर जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं वे अंदर एग्जॉर्ब हो जाता है और जितने भी हमारी काम की चीज़ें नहीं होती हैं वे फिर सांस के माध्यम से वापस हो जाता है, जैसे CO2 गैस। ठीक है, तो ये क्रिया ऐसे ही चलती रहती है, यानी श्वसन हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि पोषण जरूरी है। श्वसन के माध्यम से ही ऊर्जा का गमन हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिकाओं के पास होता है। अब परिवहन देखिए, जैसे हमने श्वसन समझा वैसे ही परिवहन में जैसे हम देखते हैं कि हमारे शरीर में कहीं भी अगर चोट लगती है तो ब्लड निकलने लगता है। तो ये ब्लड आखिर आता कहाँ से है? शरीर में नसों और धमनियों का जाल है, धमनियों का और सिराओं का जाल है, जिसके माध्यम से ब्लड हमारे पूरे शरीर में घूमता रहता है और जितनी भी कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है ये समय से उनको पहुँचावा करता है, उन्हें डिलीवर करता रहता है। उत्सर्जन, जैसे हम भोजन करते हैं तो क्या हम खाते जाते हैं क्या? आज सुबह खाएं, फिर शाम को खाएं, दोपहर को खाएं, तो क्या ऐसे ही खाते जाते हैं? नहीं। इसे ज़रूरी होता है कि जो हम खाते हैं, जितनी भी हमें आवश्यकता होती है उस भोज्य पदार्थ से हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं और बाकी का जो बचता है उसे कहते हैं अपशिष्ट मटेरियल। तो अपशिष्ट पदार्थ को हम बाहर निकाल देते हैं। नियंत्रण में क्या समझेंगे कि ह्यूमन बॉडी या फिर ऐसे जीव जंतु पौधे हैं जिनको अंदर एक ऐसी नियंत्रण पावर होती है, एक शक्ति होती है जिसके माध्यम से वे अपने शरीर का, अपने हर एक पार्ट को नियंत्रित करते हैं। वृद्धि, यह एक सजीव होने का बहुत बड़ा प्रमाण होता है। वृद्धि, जैसे अगर कोई कह दे कि सजीव किसे कहते हैं तो आप कहेंगे कि जो सांस लेते हैं या फिर जो घूमते हैं या फिर जो कुछ करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो कोई कह देगा कि ऐसे में तो पौधे हैं, शांत रहते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा कि हाँ, एक ये भी शामिल कर देते हैं कि जो हरे होते हैं, यानी पौधे को भी शामिल कर देंगे। तो कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो हरे नहीं होते हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? तो वृद्धि सजीवों में एक निश्चित अंतराल पर पाया जाता है, जिसके कारण हम सजीव और निर्जीव को पता करते हैं। गति, तो कुछ सजीव प्राणी ऐसे होते हैं जिनकी गति की आवश्यकता होती है, जो गति करते हुए अपने पोषण को प्रारंभ करते हैं और इस प्रोसेस को एक दिशा देते हैं। प्रजनन, तो प्रजनन से अभिप्राय है हमारा कि हम जनन के माध्यम से अपनी पीढ़ी को बढ़ाना, यानी जैसे पौधे होते हैं, अगर उनकी टहनियों को काट कर कहीं छोड़ दिया जाए या फिर कहीं फेंक दिया जाए तो वो फिर से एक नया पौधा उत्पन्न कर लेते हैं। वैसे प्राणी अपने पीढ़ियों को बढ़ाने के लिए वे जनन के माध्यम से ये क्रिया करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रजनन। ठीक है, तो आपने जैव प्रक्रम समझ लिया होगा कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जीव के अनुरक्षण का कार्य होता है।
उसे कहते हैं हम जैव प्रक्रम। पोषण जरूरी होता है श्वसन, परिवहन, श्वसन, नियंत्रण, वृद्धि, गति, प्रजनन। ये सारी स्थितियां हमने देख लिया कि ये जैव प्रक्रम की एक चक्र के अनुसार चलती रहती हैं, जो कि जीवों को आवश्यकता होता है, सजीवों को आवश्यकता होता है इस चक्र का पालन करना। ठीक है, इस चक्र के माध्यम से ही सारी क्रियाएं होती हैं जिससे अनुरक्षण का कार्य होता है, ऊर्जा मिलती है, और वही ऊर्जा जहाँ जहाँ हमें अनुरक्षण की आवश्यकता होती है शरीर हमारा मेंटेन करता रहता है। कहीं चोट लग जाती है या फिर कहीं घाव लग जाता है तो ऐसी स्थिति में जो कोशिका नष्ट हो जाती हैं उन कोशिकाओं को कुछ जो बची रहती हैं उनको रिपेयर करने के लिए और नई सेल्स उगाने के लिए ये बहुत सहायता देती हैं। अब बात करते हैं पहले टॉपिक्स जो था हमारा पोषण। तो पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन आपको पोषण के बारे में यहाँ से थोड़ा पता चल गया। अब यहाँ क्या कहता है कि भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण करना एवं शरीर द्वारा उसका अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। आप पहले ही समझ चुके हैं कि हम जो भोजन करते हैं उसे पचाते हैं, अवशोषण करते हैं और उससे जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसका उपयोग शरीर के अनुरक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अगला हम समझेंगे कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण दो भागों में पोषण को बांटा गया है। देखिए स्वपोषी पोषण क्या होते हैं। तो स्वपोषी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने वातावरण, अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वैसे ही देखिए कि विषमपोषी पोषण किसे कहेंगे। तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए वह दूसरों पर निर्भर होता है, उदाहरण के तौर पर मानव व अन्य जीव। ठीक है, तो पोषण क्या होता है। तो पोषण हमने समझ लिया है कि जो हम भोजन करते हैं और उससे जो हमसे ऊर्जा प्राप्त होती है उसके अनुरक्षण कार्यों में हम उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते थे। और जीवधारियों के जीवों के आधार पर पोषण को दो तरीके से बांटा गया है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, इसे परपोषी पोषण भी कहते हैं। तो समझ लेते हैं कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। कि स्वपोषी पोषण का वह तरीका होता है जिसमें जीव क्या करते हैं, अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित अजैव पदार्थ जैसे कि CO2, पानी और सूर्य का प्रकाश को एक सामूहिक रूप से लेकर और क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, भोजन बनाते हैं, उसे कहते हैं स्वपोषी जीव। उदाहरण के तौर पे हरे पौधों को देख लीजिए। अब समझते हैं विषमपोषी क्या कहलाते हैं। तो विषमपोषी पोषण का वह तरीका होता है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि हम ही हो गए यानी मानव व अन्य जीव। ठीक है, तो आप सभी ये समझ गए होंगे। ये टॉपिक स्वपोषी और विषमपोषी ये आता रहता है अक्सर एग्जाम में। आप इसे नोट कर लीजिएगा और बढ़िया से याद कर लीजिएगा, समझ आ गया होगा। ठीक है, और नीचे सब्सक्राइब बटन का निशान दिया होगा रेड कलर का, वो दबा दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए। हमारे जितने भी टॉपिक वाइज और पूरी लेक्चर जो भी है वीडियो आपसे सिलेबस से संबंधित वो आपको मिलती रहे। जैव प्रक्रम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि प्रकाश संश्लेषण पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पोषण में था प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है समझते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ चुका है कि क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, कि जिसमें पौधे अपने वातावरण से अजैव पदार्थ लेते थे, जैसे में CO2 था और पानी था, और सूर्य का प्रकाश लेके भोजन बनाते थे। तो दोस्तों यही क्रिया जब चलती है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण समझते हैं क्या होता है। देखिए
यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से यानी अपने वातावरण से पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है यानी अपना भोजन बना लेता है, ठीक है, कर देता है। ये पदार्थ CO2 तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। CO2 तथा जल के रूप में लिया और जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक समीकरण आपको याद करना पड़ेगा जिसमें हम ले लेते हैं वातावरण से ले लेते हैं 6 अणु ले लेते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जल ले लेते हैं, कितना 12 अणु ले लेते हैं जल का, H2O का 12 अणु ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब क्या क्लोरोफिल होना चाहिए जिससे पौधे हरे दिखाई देते हैं। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे दिखाई देते हैं। तो ये क्लोरोफिल हो गया उपस्थिति में, किसके, प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये रहा आपका प्रकाश के उपस्थिति में। अब प्रकाश की उपस्थिति में अब क्या बनेगा, तो 6CO2 प्लस 12H2O जब क्लोरोफिल हो और प्रकाश की उपस्थिति हो तो बनता है C6H12O6 और प्लस 6CO2 बन जाता है और 6H2O बन जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोज, जो पौधे प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यही कहलाती है क्या कहलाती है, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया। यही प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लिए, जल लिए और कौन ले रहे हैं, जिनके पास क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल किस में रहेगा, जो पौधे हरे होंगे। हरे होने का गुण ही होता है क्लोरोफिल। और प्रकाश की उपस्थिति, जब धूप उस पर पड़ेगी तो क्रिया होगी और क्रिया के दौरान एक रिएक्शन होगा जिससे ग्लूकोज बनेगा C6H12O6 और प्लस 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के मुक्त होंगे और 6 अणु जल के बनेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं क्या यह सही है। तो 6CO2 था, 6 कार्बन थे और उधर देखिए 6 कार्बन है क्या, तो 6 कार्बन यहाँ और 6 कार्बन यहाँ। देखिए मिस्टेक हो रहा है ना, तो ये कार्बन नहीं रहेंगे, ये 6O2 रहेगा, ऑक्सीजन बस रहेगा, ठीक है। और यही ऑक्सीजन जो मुक्त होता है वही हम लोग लेते हैं। ऑक्सीजन देख लेते हैं कितना है, ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 6 और 12 6 18 और 18 6 24 होना चाहिए। देखिए 24 है तो यहाँ 12 ऑक्सीजन है और इधर 6 दूना 12 ऑक्सीजन, तो 12 12 24 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इस तरह से ये समीकरण सही है। तो 6CO2 प्लस 12H2O विद क्लोरोफिल प्रकाश की उपस्थिति में बनाएंगे क्या, ग्लूकोज और 6 अणु ऑक्सीजन के और 6 अणु जल बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा प्रकाश संश्लेषण। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, ये रहा प्रकाश संश्लेषण। ये रहा प्रकाश संश्लेषण। चलिए अगले टॉपिक को चलते हैं। तो
उम्मीद है कि आपको प्रकाश संश्लेषण समझ आ गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होती है। एक बार और समझ लेते हैं कि हरे पौधे और कुछ जीवाणु होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम कहते हैं पोषण कहते हैं। और ये पौधे करते हैं किसकी उपस्थिति में? वातावरण से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल लेते हैं और क्लोरोफिल जिसमें होता है, पौधे जो हरे होते हैं, और प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, जिस क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। डियर स्टूडेंट, हम उन कारणों को भी पढ़ लेते हैं जिनके माध्यम से ही प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कर रहा था। वो करते हैं पौधे की पत्तियाँ। तो पौधे की पत्तियाँ एक अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है प्रकाश संश्लेषण में। तो पौधों के पत्तियों में एक रंध्र होता है, स्टोमेटा होता है। आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा स्टोमेटा का फिगर, और ये रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं। कैसे होते हैं देख लीजिए। सबसे पहले सहायता कोशिका दिया हुआ है, उसके बाद अधिचर्म कोशिका दिया हुआ है, द्वारक कोशिका और रंध्र छिद्र। जैसे ही रात का समय होता है, ये क्या करती हैं, जब प्रकाश नहीं मिलता है तो ये अपने आप बंद हो जाती हैं। ठीक है, द्वार कोशिका और रंध्र कोशिका ये आपस में मिलजुल के काम करती हैं। यहाँ देख रहे होंगे कि ये एक पत्ती की कटी हुई संरचना है। पत्ती की कटी हुई संरचना है। किसी भी पत्ती को आप बहुत नज़दीक से देखेंगे तो कटी कटी निशान दिखाई देती है। तो उसी एक पर्टिकुलर एरिया को इस फिगर में दिखाया गया है कि कैसे द्वार कोशिका, रंध्र कोशिका, अधिचर्म कोशिका और सहायक कोशिका मिलजुल के काम करती हैं। तो चलिए रंध्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं उसे रंध्र कहते हैं। ठीक है, जैसे एक हम पत्ती यहाँ खींच ले रहे हैं, एक हम यहाँ पत्ती कोई भी खींच लिए, ठीक। तो अगर पत्ती बनी रहती है तो इसमें देखे होंगे आप कि इधर से ऐसे कई भाग बटे रहते हैं। ठीक है, जिसे हम खुली आंखों से देख सकते हैं, लेकिन इस बटे हुए भाग में भी ऐसे छोटे छोटे भाग होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। एक्चुअली जो पार्ट हमें दिखाई नहीं देते वही रंध्र कहलाते हैं, वही स्टोमेटा कहलाते हैं। ये छोटे छोटे पार्ट इसमें बने रहते हैं, ठीक है, जो रंध्र के रूप में, और ये खुलते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी एक पर्टिकुलर एरिया को काट कर फिगर में दिखाया गया था। तो पत्ती क्या करती है कि सूक्ष्म छिद्र होता है, उसे रंध्र कहते हैं। रंध्र के बारे में आपने समझ लिया। अब रंध्र के प्रमुख कार्य देख लीजिए। रंध्र के प्रमुख कार्य, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के माध्यम से होता है। जैसे में अगर हमने बात किया कि ये क्या करते हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेते हैं, तो जल क्या हुआ, जल तो जड़ से निकलेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अधिकतर जो गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करती हैं, वातावरण से लेती हैं। तो वातावरण से इनकी जो शाखाएं होती हैं वे उतना काम नहीं करती हैं। सबसे ज़्यादा 90 से 95% इनकी पत्तियां होती हैं कार्बन डाई को अवशोषित करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए और CO2 लेने के लिए और ऑक्सीजन छोड़ने के लिए जिम्मेदार होती हैं ये सूक्ष्म कोशिकाएं। ठीक है, सूक्ष्म रंध्र। तो देखिए वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा ही निकलता है। आपने देखा होगा कि जब ज़्यादा धूप पड़ता है तो पत्तियां सूख जाती हैं, पानी न मिलने पर पत्तियां सूख जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो उन रंध्रों के माध्यम से पानी वाष्पित होता रहता है,
अगर हम नीचे पानी नहीं देंगे, जड़ अगर पानी न खींचे तो पत्तियां एक समय अंतराल वो सूख जाती हैं। तो ये हमें बहुत ही बारीकी से समझना होगा इन छोटे स्टोमेटा के कार्य ये बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। तो हमने समझ लिया है कि रंध्र क्या होता है और ये गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं, वाष्पोत्सर्जन के लिए कैसे सहायता प्रदान करती है, कैसे सहायक होती है। डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ लिया कि स्वयं पोषी क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि विषम पोषी क्या होता है, विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है विषम पोषी पोषण पढ़ना। विषम पोषी पोषण को 3 भागों में बांटा गया है। स्वयं पोषी पोषण पढ़ा हमने कि उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया से पौधे अपना भोजन कैसे तैयार कर लेते थे और अपना पोषण कैसे करते थे। उसी प्रकार अब विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो ये 3 भागों में बटा होता है। और विषम पोषी आपने समझे क्या होगा कि जो अपने भोजन नहीं बनाते, अपने भोजन के लिए वे दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इसे हम कहते हैं विषम पोषी पोषण। तो देखिए प्राणी सम पोषण क्या होता है कि इनमें संपूर्ण वे सभी जीव आते हैं जो अपने भोज्य पदार्थ को अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं और उसका पाचन करते हैं और उससे एनर्जी लेते हैं। ठीक है, तो इसमें समझने वाली बात है कि अब भोज्य पदार्थ को अपने अंदर पाचन करते हैं। और मृतजीवी पोषण क्या होता है कि मृतजीवी पोषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये उदाहरण के तौर पे फफूंदी कवक जो हैं वे क्या करते हैं, या तो सड़ा गला कुछ भी हो सकता है, कार्बनिक पदार्थ हो सकता है, ठीक है, उससे ये भोजन करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये जो पोषण की क्रम होता है वह होता है मृतजीवी पोषण। फफूंदी और कवक उदाहरण है। परजीवी समझिए कि परजीवी जो अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं और बिना नुकसान पहुंचाए उनके शरीर के बाहरी हिस्से या आंतरिक हिस्से को प्रभावित करते हैं और उससे ही अपना भोजन बनाते हैं और भोजन करते हैं। उदाहरण के तौर पे अमरबेल, जू फीता कृमि। अब थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं इनके उदाहरण पे, अमीबा और मानव। तो अमीबा और मानव को आप समझ रहे होंगे कि मानव भोजन कैसे करता है, वैसे ही अमीबा भोजन करता है। मानव क्या करता है कि खाना अपना मुंह में डालता है और उसके बाद यहीं से पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ देखिए आप उदाहरण देख रहे होंगे कि फफूंदी और कवक क्या है, ये मृतपोषी यानी दूसरों पे सड़े गले शरीर के सड़े गले व कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। सड़े गले मतलब जैसे आपके घरों में रोटी दाल चावल सब्जी जो भी है ज़्यादा समय तक रख दिया जाता है, ज़्यादा दिनों तक रख दिया जाता है, तो उस पर आप देखे होंगे कि छोटे छोटे वाइट कलर के रुई जैसे उस पर धागे जैसे ऐसे चिपके रहते हैं। या फिर कहीं नमी ऐसे स्थान है जहाँ पे दीवालों पे लग जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं फफूंदी और कवक। अपने पाव रोटी पे देखा होगा, ब्रेड केक्स में देखे होंगे कि ज़्यादा दिन अगर रख दिया जाता है तो उस पर ये जम जाते हैं और बन जाते हैं। तो इसे आप समझ सकते हैं कि फफूंदी और कवक किस प्रकार मृतजीवी पोषण करते हैं। परजीवी पोषण, परजीवी अन्य जीवों पर शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना नुकसान पहुंचाए, बिना मारे उनके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जू और फीता कृमि। जू को आप समझते होंगे कि जू हमारे बालों में छोटे छोटे जू पाए जाते हैं। वे क्या करते हैं, हमें नुकसान तो उतना नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा ब्लड थोड़ा थोड़ा लेके वो चूसते हैं और उसी से अपना पोषण करते हैं। फीता कृमि कहते हैं स्केरिस को, जो हमारे पेट में ज़्यादा मीठा खा लेने से या फिर ऐसा कुछ अवार्ड खा लेने से छोटे छोटे जो क्रीमी टाइप छोटे छोटे कीटाणु हो जाते हैं, जिसे केचुआ कहा जाता है आम भाषा में, वे होते हैं। ठीक है, परजीवी में आपका जोंक भी आ सकता है जो चूसती है खून, मच्छर भी आ सकते हैं जो खून चूस के
और अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना पोषण बना लेते हैं। ठीक है, वैसे ही अमरबेल भी आ जाता है जो खून चूसता है और अपना पोषण तैयार करता है। ये फफूंदी कवक आप भली भांति परिचित होंगे कि सड़े गले मांस, सड़े गले या कोई कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, कोई भी ऐसा जो कार्बन से बना हुआ है, कार्बन से यानी जिसे जलाने पे ऐसे समझिए थोड़ा सा भी उसमें नमी रहे तो वो क्या होगा, फफूंदी कवक शिकार कर लेते हैं। और जहाँ भी कहीं भी ऐसा देखा होगा आपने कि कोई जीव मरा हुआ है तो उस पर कुछ छोटे छोटे जीव उस पर आक्रमण करते हैं और अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं और वहाँ अच्छी तरह से उसे खा लेते हैं और अपना पोषण करते हैं। तो आपने प्राणी पोषक, मृत पोषण और परजीवी पोषण आपने भली भांति समझ लिया है। अब हम समझेंगे इसमें से अमीबा कैसे अपना भोजन करता है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि विषम पोषी पोषण का एक उदाहरण देकर समझाइए। तो आप अमीबा का उदाहरण देकर अच्छे तरीके से समझा देते हैं कि फिगर के माध्यम से कि ये कैसे कैसे अपना क्रम बदलता है और भोजन को अपने अंदर आकर्षित करके खींच लेता है और फिर से वो अंदर पाचन करने लगता है। तो आइए शुरू करते हैं अमीबा। तो डियर स्टूडेंट, हमने अमीबा के बारे में अब पढ़ना है। ठीक है, हमें अमीबा के बारे में पढ़ना है कि अमीबा कैसे विषम पोषी के अंतर्गत कैसे पोषण करता है। तो ये लीजिए फिगर बना है अमीबा का, ये 4 फिगर अमीबा का दर्शाया गया है। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता, जैसे मोड़ के बना दीजिए अमीबा बन जाएगा। तो अमीबा अगर कोई खाद्य कण देखता है, वैसे इसकी आंखें तो नहीं होती है पर ये सेंस करता है, अपने आसपास खाद्य कण है तो वो जाता है तो वो सेंस कर लेता है कि यहाँ खाद्य कण है। तो जैसे ही खाद्य कण इसे पता चला कि यहाँ है, और सबसे पहले जानिए कि अमीबा होता क्या है। तो अमीबा एक कोश की जीव है। ठीक है, एक कोश की जीव है। ठीक है, एक केंद्रक होते हैं इसमें और एक कोश की जीव है। अब जैसे ही यह खाद्य कण देखता है तो ये इसके पास जाता है और फिर एक पदार्थ और कूट पाद बना लेता है, ऐसे जैसे फिगर में दिख रहा है। यानी उस कण के पास जाकर ऐसे था और ये ऐसे मोड़ के ऐसे पदार्थ बना लेता है और उसके अंदर कण को बैठा लेता है। और उसके बाद ये पदार्थ क्या करते हैं, कूटपाद आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे जुड़ जाता है वैसे ही उसमें बन जाता है एक रिक्त स्थान बन जाता है, जिसे कहते हैं खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका क्या करती है, जितने जटिल पदार्थ होते हैं, जो कण आया रहता है वो एक्चुअली जटिल पदार्थ होता है। तो जटिल पदार्थ को ये क्या करता है, सरल पदार्थ में तोड़ देता है, सरल पदार्थ में तोड़ देता है। और ये एक कोश की जीव अमीबा इस सरल पदार्थ से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, जो जो चाहिए इसे ले लेती है। और बाकी का जो बचा अपशिष्ट पदार्थ होता है, जैसे आपको पता होगा कि जितने भी धरती पर जीव हैं वे पोषण तो करते हैं लेकिन बदले में अपशिष्ट पदार्थ भी निकालते हैं। ठीक है, तो अपशिष्ट पदार्थ ये पचता नहीं है, पूरा तो पचेगा नहीं, तो जो पचता नहीं है उसे बाहर निकाल देती है। जैसे देख रहे हैं कि खाद्य रिक्तिका हुआ तो ये खाद्य रिक्तिका हुआ तो यह क्या किया, कठिन जो जटिल पदार्थ थे उसे सरल पदार्थ में तोड़ दिया, सरल पदार्थ अंदर आया। इसके बाद जितनी भी एनर्जी चाहिए थी, जो पोषण चाहिए था वो पोषण लिया। उसके बाद अमीबा फिर से इसे रिमूव कर देता है। कौन से, इसी प्रक्रम से जैसे इसने इन किया था वैसे ही वो आउट कर देता है। ठीक है, तो आप समझेंगे कि देखिए यहाँ केंद्रक है अमीबा का, ये खाद्य कण था। पहले कंडीशन में ये देखा, दूसरे सेंस किया, दूसरे कंडीशन में इसे पदार्थ बनाया और उसके अंदर कर लिया। उसके बाद तीसरा चीज़ होता है खाद्य कण अंदर गया और ये खाद्य रिक्तिका बना लिया, जटिल को सरल में तोड़ दिया और उसके बाद इसने अपना पोषण किया, उसके बाद बाहर रिमूव कर देगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए ये लिक्विड टाइप में अंदर रहता है और इसके बाहर थोड़ा सा पतला आवरण, बहुत ही कमज़ोर टाइप में आवरण रहता है। ठीक है, तो ये अमीबा की संरचना भी आप समझ लीजिए। डियर स्टूडेंट, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा कि इसके प्रक्रम कैसे काम करते हैं। देखिए
पहला कंडीशन में क्या करता है कि भोजन को अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेता है। आपने देखा कि कैसे घेर लिया। उसके बाद खाद्य रिक्तिका बनाता है। अब खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। अब देख लीजिए फिगर ये बना हुआ है और बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप समझ चुके हैं कि अमीबा किस प्रकार से पोषण करता है, अमीबा में पोषण कैसे होती है, समझ लीजिए। इसी तरह से आज ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले हम वीडियो में पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग है, मोस्ट इम्पोर्टेंटिंग जैव प्रक्रम का है कि मानव अपने शरीर से कैसे पोषण करता है। ठीक है, एक एक अंग के बारे में हम लोग समझेंगे डायग्राम के माध्यम से कि कैसे ये पोषण करता है। मुंह में जय कैसे जाता है, कैसे पाचन करता है, कौन कौन सी ऐसी ग्रंथ होती है जो इस पाचन क्रिया में सहायता करती है। ठीक है, उत्सर्जन कैसे करता है, सांस कैसे लेता है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे शरीर में होता है, इन सभी के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे अगले लेक्चर में। उसके लिए हमारे और आपके बीच में कनेक्शन बना रहे, ये काम करता है सब्सक्राइब बटन। सब्सक्राइब बटन को आपने अगर देख लीजिए, अगर दबाया नहीं है तो दबा दीजिए और इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कीजिए ताकि अध्ययन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल चुके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अध्ययन कर चुके इस चैनल से। तो सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो जितनी भी हमारी वीडियो है आपको अपडेट होती रहेगी, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ये बेल आइकन दबाएंगे तो जितनी भी वीडियो हमारी बनेगी वो आपको सबसे पहले अपडेट हो जाएगी। तो बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब दबा दीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को जो आपके रिलेशन में हैं, आपके परिवार में हैं, या फिर ऐसे आपके दोस्त हैं जो आप उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, तो आप उन्हें शेयर कीजिए।